दोस्तों, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में सब जानते होंगे, मगर क्या आपको उनके ससुर यानी अक्षता मूर्ति के पिता के बारे में जानकारी है? कैसे वो एक छोटे परिवार में जन्म लेकर बाद में अरबपति बने। एन.आर. नारायण मूर्ति। इनका पूरा नाम नागवरा नारायण मूर्ति है। इनका जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटका में हुआ। 8 भाई बहनों में इनका 5वां नंबर था। पिताजी टीचर थे तो पढ़ाई का माहौल घर में शुरू से था। नारायण शुरू से ही क्लास में टॉप करते थे। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल दिया था, मगर उस समय टीचरों को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। नारायण के पिता का कहना था, अगर तुम आईआईटी कानपुर में पढ़ने जाते हो तो मेरी 1/3 सैलरी तुम्हारी फीस में जाएगी, बाकी 7 बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो तुम अपना रास्ता कहीं से भी बना लोगे। फिर नारायण मूर्ति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, क्योंकि वहाँ फीस कम थी। 1967 में बीटेक करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए एक बार फिर नारायण मूर्ति ने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। इस बार उन्होंने आर्थिक तंगी को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। आईआईटी कानपुर में अपना दाखिला करा दिया। आईआईटी कानपुर का नाम पहले से ही दुनिया के उम्दा कॉलेजों में शुमार था। तब दुनिया में कंप्यूटर बहुत कम थे। उस दौरान दुनिया की 8 दिग्गज यूनिवर्सिटी आईआईटी कानपुर के साथ कोलैब कर रही थी, तो दूसरे देशों से प्रोफेसर आईआईटी कानपुर में भाषण देने आया करते थे। नारायण मूर्ति ने भी एक दिन 15 मिनट का भाषण सुना। उस भाषण में आने वाले समय के लिए कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा था। वे उस भाषण से बहुत प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भाषण सुनने के बाद अपने सब्जेक्ट बदल दिए। अब वे मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करने लगे। मास्टर्स करने के बाद प्रोग्रामिंग को और बारीकी से समझने के लिए उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद चीफ प्रोग्रामर के रूप में ज्वाइन करा। 1980 के दशक में कंप्यूटर की शुरुआत हो रही थी। उस समय भारत के लिए कंप्यूटर बस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही बना रही थी। भारत में लाइसेंस राज के कारण कोई भी बिजनेस शुरू करना असंभव सा लगता था। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी 1000 परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर मूर्ति ने कंप्यूटर पार्ट्स की एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स खोली। लाइसेंस राज के कारण वो कंपनी 1.5 साल में ही बंद हो गई। नौकरी नहीं थी, उम्र बढ़ती जा रही थी। इसको देखते हुए मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर सिस्टम में नौकरी की। फिर मूर्ति की शादी सुधा मूर्ति से हो गई। मूर्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। मूर्ति के आईआईटीएन साथी विदेश में बहुत पैसा कमा रहे थे, वहीं मूर्ति एक सस्ती नौकरी कर रहे थे। मगर एक बार रशिया से भारत वापस आते समय उन्हें रशियन पुलिस झूठे आरोप में बेवजह पकड़कर 3 दिन तक जेल में भूखे रख देती है। फिर बाद में छोड़ देती है और कहती है, तुम इसलिए बच पाए क्योंकि तुम भारत के हो और भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हैं, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल था। ये बात मूर्ति को खटक गई। मूर्ति समझ गए, भारत देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारत में अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, बस इसे आगे ले जाना है। मूर्ति का अब एक ही टारगेट था, एक अच्छा बड़ा बिजनेस। मूर्ति जानते थे कि आने वाले टाइम में सारा काम कंप्यूटर में शुरू होने लग जाएगा। मूर्ति ने 1981 में अपने 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी खोली। कंपनी खोलने के लिए 10,000 का उधार भी अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से मांगा। इन्फोसिस कंपनी का मेन काम किसी भी काम को डिजिटल करना, जैसे हॉस्पिटल में मरीज दवाई की जानकारी, बैंक के काम, टिकट का काम, इन सभी को डिजिटल करना था। इन्फोसिस की शुरुआत अच्छी थी। खुलने के बाद ही एक बड़ी कंपनी ने इन्फोसिस के साथ हाथ मिलाया और उसकी फंडिंग की। इन्फोसिस बहुत अच्छी चल रही थी, मगर 1989 में बड़ी कंपनी ने इन्फोसिस का हाथ छोड़ दिया। इन्फोसिस धीरे धीरे कंगाल हो रही थी। बहुत सारे लोग
इन्फोसिस छोड़ने लगे थे। फिर मूर्ति ने एक दिन गुस्से में कहा, जिसे इन्फोसिस छोड़नी है वो छोड़ दे, मैं इन्फोसिस के साथ ही रहूँगा। मूर्ति ने इन्फोसिस चलाने के लिए अपने खर्चे कम कर दिए, मीटिंग सस्ते होटलों में करने लगे, छोटी दूरी पैदल तय करने लगे। कई कई रातें तो बस स्टैंड प्लेटफॉर्म में ही गुजारनी पड़ी। जिन लोगों की सैलरी मूर्ति नहीं दे सकते थे उन्हें ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में डाला, यानी इन्फोसिस में हिस्सेदारी देकर इज्जत बढ़ाई। संघर्ष जारी रहा। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इन्फोसिस ने छलांग लगाई। मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी के 13% स्टेक खरीद लिए। फिर भारत की IT इंडस्ट्री में उछाल आया और बाकी शेयर भी इन्फोसिस के बिकने लगे। ये सब कुछ जारी रहा। फिर साल 1999 में इन्फोसिस का रेवेन्यू यानी कुल कमाई $10 करोड़ रही, 2004 में $100 करोड़ रही और 2017 में $1000 करोड़। मूर्ति तो अरबपति बने ही, साथ ही शुरुआत में जिन लोगों को हिस्सेदारी मिली थी वह भी अरबपति बन गए। आपको बता दें कि आज इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए इन्फोसिस ने मैसूर में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी बनाई है, जो 337 एकड़ में बनी है। यही नहीं, इन्फोसिस फाउंडेशन भी चला रही है, जिसका लक्ष्य गरीबों को अस्पताल, शिक्षा जैसी मूल सुविधाएं देना है। देश के प्रति मूर्ति की निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने NR नारायण मूर्ति को 2000 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा। 2022 में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में NR नारायण मूर्ति का 645वां नंबर है। धन्यवाद। आपने NR नारायण मूर्ति की ज़िंदगी से क्या सीखा, कमेंट कर ज़रूर बताएं।